मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों आज फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी की जो टेस्ट सीरीज बच्चों हम लोगों ने चलाई है, इसका जो टाइप है आज भी आपका मॉक टेस्ट होने वाला है और ये आज का हमारा टेस्ट नंबर 5 है। इस अध्याय के अंदर हम आज कोशिकाओं के विभाजन के बारे में पढ़ने वाले हैं और कोशिका के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। दो मुद्दों को आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। सभी बच्चे क्लास के साथ लास्ट तक बने रहेंगे और यदि हो सके तो सभी बच्चे जो लाइव क्लास आपकी चल चुकी है इसे आप अपने फ्रेंड सर्कल में तेजी के साथ शेयर करेंगे। चलिए बच्चों शुरू कर लेते हैं हम लोग आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है, कहाँ पर होता है और किसके द्वारा होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो शुक्राणु और अंडाणु का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है। एक आपको दिया गया है माइटोसिस, एक आपको दिया गया है मायोसिस, एक आपको दिया गया है एमाइटोसिस और एक आपको दिया गया है इन सभी के द्वारा। चलिए सभी बच्चे जो लाइव क्लास के साथ जुड़ चुके हैं, पहला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। जो बच्चे क्लास के साथ लाइव हैं वो सभी बच्चे जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सबमिट कराएंगे। तेजी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर तेजी के साथ देना है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर इसके सही आंसर की। तो बहुत ज़्यादा टाइम हमको नहीं लगाना है, नियर अबाउट 4 सेकंड के अंदर अंदर हम लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर देखिएगा सभी बच्चे, पहला जो विकल्प है आपके पास माइटोसिस है। माइटोसिस के द्वारा शुक्राणु अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, यानी कि ए विकल्प बच्चों आपका यहाँ पर क्या है, गलत है। और आपका सी विकल्प भी बच्चों यहाँ पर आपका गलत है और डी भी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत हो जाता है। मायोसिस के द्वारा शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है, यही सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चों हम बढ़ा लेते हैं अपनी क्लास को थोड़ा सा आगे। पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो कोशिका होती है, पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन किसके द्वारा होता है बच्चों। एक आपको दिया गया संकुचन के द्वारा, एक कोशिका प्लेट के द्वारा, एक आपको दिया गया सी दोनों के द्वारा, एक आपको डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे आप अपने आंसर लाइव चैट बॉक्स में सबमिट कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। सभी बच्चों को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और अपने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर है, संकुचन के द्वारा, कोशिका प्लेट के द्वारा, दोनों के द्वारा, एक डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। चलिए अरे भाई 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन किसके द्वारा होता है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक सही विकल्प की। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, पहला आपके पास ए विकल्प है, ये आपका पूरा गलत है। जब ए गलत है तो बच्चों सी स्वतः ही क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और डी भी लगभग आपका यहाँ पर गलत है। जो सेल प्लेट्स होती हैं उन्हीं के द्वारा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, यही बात आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरा क्वेश्चन आपके पास डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। वो कौन सी अवस्था है बच्चों जिसके अंदर सेल में डीएनए का संश्लेषण होता है। एक आपको दिया गया है जी फेज, एक आपको दिया गया है एच फेज, एक सी आपको दिया गया एस फेज, एक डी बच्चों दिया गया इनमें से कोई नहीं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे चीजों को समझेंगे। चलिए अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। आपके पास 4 फेज हैं, थोड़ा सा आपको डीएनए के बारे में पढ़ना होगा तभी आप इन फेज के बारे में थोड़ा सा पता लगा सकते हैं। चलिए फिलहाल हम एक फैक्ट क्वेश्चन मानते हुए इसके राइट विकल्प की बात करते हैं बच्चों। देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से, इसके अंदर आपको 4 फेज दिए गए हैं, जी फेज, एच फेज और एस फेज। तो बच्चों जी फेज आपका यहाँ पर गलत है, एच नाम का कोई फेज होता ही नहीं है, तो ये तो आपका पूर्ण रूप से गलत हो जाता है। और डी भी आपका लगभग यहाँ पर गलत है। डीएनए का संश्लेषण कोशिका के कौन से फेज में होता है, एस फेज में होता है, यही बात आप लोगों को ध्यान में रख लेनी है। पहले जो 10-12 क्वेश्चन है बच्चों ये सभी के सभी कोशिका विभाजन के ऊपर हैं और उससे बाद के जो क्वेश्चन है अधिकांश क्वेश्चन बच्चों कोशिका के टाइप के ऊपर आने वाले हैं। चलिए
आगे बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। एक कोशिका के लिए सबसे छोटी जो अवस्था है वो कौन सी है? आपके पास यहाँ पर भी बच्चों 4 फेज दिए गए हैं। एक आपको दिया गया प्रोफेज, एक आपको दिया गया मेटाफेज, एक आपको दिया गया एनाफेज, एक आपको दिया गया टेलोफेज। जब हम किसी कोशिका के फेज की बात करते हैं तो कोशिका के लिए जो सबसे छोटा फेज होता है वो कौन सा होता है बच्चों? यहाँ पर एक है प्रोफेज, एक है मेटाफेज, एक है एनाफेज, एक आपको दिया गया टेलोफेज। चलिए सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराइएगा। चलिए बच्चों तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराइएगा। चलिए बच्चे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक सही विकल्प की। आपको 4 फेज इसमें दिए गए हैं बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है कोशिका के लिए जो सबसे छोटा फेज होता है वो कौन सा होता है। तो डी आपका बच्चों यहाँ पर गलत है, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, ए भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। एक कोशिका के लिए जो सबसे छोटा फेज होता है बच्चों वो मेटाफेज होता है। तो आपको ध्यान रखना है एक कोशिका के लिए सबसे जो छोटा फेज है वो आपका कौन सा होता है? मेटाफेज। लेकिन यदि आपसे बच्चों ये पूछा जाता है सबसे बड़ा फेज कौन सा होता है, तब आपको रखना है याद प्रोफेज। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सभी बच्चे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। किस अवस्था में सेंट्रोसोम बच्चों क्या होता है? कोशिका का एक अंग होता है, कोशिका का एक भाग होता है। तो सेंट्रोसोम विभाजित हो जाता है। इसके भी आपके पास 4 ही फेज हैं। एक आपको दिया गया प्रोफेज, एक आपको दिया गया मेटाफेज, एक आपके पास है एनाफेज और एक आपको दिया गया टेलोफेज। चलिए इन सभी फेज के अंदर कोशिका के जितने भी अंग हैं वो विभाजित होते हैं, उसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और उन सभी फेज को हम किन नाम से जानते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। 1 2 और भी आपके फेजेस हैं, तो उन सबको ध्यान रखना है। जो मेन है वो आपके 4 ही हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। चलिए आपको मेटाफेज का अगर कंफर्म है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। बाकी आपके पास 3 विकल्प बच्चों मौजूद हैं, उसी से आपको क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लेना है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम एक सही विकल्प की। सेंट्रोसोम विभाजित होता है कौन से फेज में बच्चों? प्रोफेज आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है। एक सी एनाफेज बच्चों ये भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। एक आपको डी दिया गया है टेलोफेज, ये भी आपका गलत है। तो मेटाफेज बच्चों आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? सही हो जाता है। यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मात्र कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एक फैक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट भी याद रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मात्र कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए बच्चों तेजी के साथ सभी बच्चे जो है अपने आंसर सबमिट कराएंगे। एक विकल्प आपके पास है 2 फेज, एक है 4 का निर्माण होता है, एक 2 का निर्माण, एक आपके पास है 8 और एक बच्चों विकल्प आपको दिया गया 16। एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं दोबारा से। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मात्र कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है? 2, 4, 8 और 16। चलिए बच्चों तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। यहां पर बच्चों आपके पास 4 विकल्प हैं, एक सही विकल्प की आपको बात करनी है यहाँ पर। तो देखिएगा कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण यहाँ पर होता है। तो डी आपका बच्चों पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, ए विकल्प आपका यहाँ पर बच्चों क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से सही हो जाता है। यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। अर्धसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में, दोनों में। एक आपको डी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। अर्धसूत्री जो विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में होता है, जनन कोशिकाओं में होता है, दोनों में होता है। एक डी निम्न में से किसी में नहीं होता है। अर्धसूत्री जो विभाजन है वो किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है, ये आप लोगों को तेजी के साथ बताना है। चलिए बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिमांडेड क्वेश्चन है। इन फ्यूचरली आपको ये कहीं ना कहीं पर फेस होना है। एक चीज़ आप समझिएगा,
कुछ बच्चों के मुझे इंडिविजुअल इस प्रकार के मैसेज भी आए हैं कि आप जो क्लास का सेशन है उसको आसान रखें ताकि बच्चे उसको ज़्यादा एंजॉय कर सके। अब यहाँ पर हम एंजॉय करने के लिए नहीं आए हैं, चीज़ों को सीखने के लिए आए हैं। जो चीज़ पेपर के अंदर आ रही है, जो प्रीवियस ईयर है, उसी को मेरे द्वारा इन लेक्चर्स में इंक्लूड किया गया है। इस बात पर कोई ध्यान नहीं रखा गया है कि किस प्रकार हम ऑडियंस को अपने चैनल से ज़्यादा जोड़ सकते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे हैं वो सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर, उन्हीं 10-20 बच्चों का ध्यान रखा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन चाहे वो स्टैंडर्ड का हो चाहे हाई स्टैंडर्ड का हो, वो क्वेश्चन आपका वही इंक्लूड किया जाएगा जो प्रीवियस ईयर से लिंक रखता है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे डेली पढ़ेंगे, उसके बाद जो लाइव सेशन है उसको अटेंड करेंगे तो आपकी तैयारी अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। चलिए बच्चे बात कर लेते हैं यहाँ पर हम एक सही आंसर की। तो अर्धसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में नहीं होता है, ये आपका गलत है। जब ए गलत हो जाता है तो बच्चे समझिएगा सी स्वतः ही आपका गलत हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ डी भी आपका गलत है। जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्रॉसिंग ओवर होता है, आपके पास यहाँ भी 4 विकल्प हैं बच्चों, 4 फेज आपको दिए गए। माइटोसिस में होता है, मियोसिस में होता है, एक एमाइटोसिस में होता है, एक आपको डी दिया गया, इनमें से कोई नहीं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। क्रॉसिंग ओवर होता है, माइटोसिस में होता है, मियोसिस में होता है, एमाइटोसिस में होता है, एक डी बच्चों आपको दिया गया, इनमें से कोई नहीं। अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर सही विकल्प की। तो क्रॉसिंग ओवर बच्चों ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, सी भी बच्चों आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। मायोसिस के अंदर ही क्रॉसिंग ओवर होता है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। चलिए सभी चीज़ें कोशिका से रिलेटेड हैं, जो चीज़ आप नहीं जानते हैं वो आपको पढ़नी होगी, फिर उसके बाद आप अपनी क्लास को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो है इम्प्रूव करते जाओगे। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? विभाजन की ऐसी कौन सी स्टेज होती है बच्चों जहाँ पर केंद्रक झिल्ली आपकी गायब हो जाती है? एक आपको दिया गया मेटाफेज, एक है एनाफेज, एक आपको दिया गया प्रोफेज, एक आपको दिया गया टेलोफेज। धीरे धीरे कर कर हम चारों फेज के बारे में बच्चों जानने वाले हैं। मेटाफेज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, फिर भी एक क्वालिटी हमने वहाँ पर पढ़ी थी कि मेटाफेज के अंदर ही कोशिका का जो टाइम है या कोशिका सबसे छोटी होती है, उसके बाद ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो वो कौन सी स्टेज है जहाँ पर केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? एनाफेज भी हम पढ़ चुके हैं। प्रोफेज एक बड़ी कोशिका के आकार वाली फेज है, एक टेलोफेज आपको यहाँ पर दिया गया है। चलिए बच्चों बात करते हैं सही विकल्प की। विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली बच्चों गायब हो जाती है? तो टेलोफेज आपका यहाँ पर गलत है, प्रोफेज भी आपका गलत है बच्चों, यहाँ पर एनाफेज भी आपका गलत है। यहाँ पर आपका जो पूर्ण रूप से सही है वो मेटाफेज है, यही सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या है मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की कितने के बराबर होती है? आधे के बराबर होती है, दुगने के बराबर होती है, या फिर सभी आपका यहाँ पर सही हो सकता है। चलिए समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या है मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों के कंपेयर में कितनी होती है? बराबर होती हैं, आधी होती हैं, दुगनी होती हैं, या ये सारी ही कंडीशन पॉसिबल है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे 4 सेकंड के अंदर अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए अभी हम लोग डायरेक्ट सही की बात कर लेते हैं। जिन बच्चों ने आंसर सबमिट कराया बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने आंसर सबमिट नहीं कराया है उन लोगों को ध्यान से आंसर देख लेना है। ठीक है, डी बच्चों आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है और बी भी आपका गलत है। यदि हम पुत्री पूरा पढ़िएगा एक बार क्वेश्चन को। समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के लगभग बच्चों क्या होती है? बराबर होती है। ए विकल्प आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 देखिएगा सभी।
कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? किसी भी कोशिका का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है? एक आपको देखो बच्चों दिया गया है फिजियोलॉज, एक आपको दिया गया है हिस्टोलॉजी, और यहाँ पर भी फिजियोलॉजी ही आना है, ए में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एक आपको दिया गया साइटोलॉजी, एक आपको दिया है टैक्सोनॉमी। विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा है जिसके अंदर हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं? ये सभी बच्चों को बता देना है तेजी के साथ। अरे भाई देखो सुनो, कोशिका का चैप्टर चला है तो ये तो आपको बताना ही पड़ेगा कि हम कोशिकाओं का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं। चलिए, ये तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कुछ बच्चों का आंसर ठीक आ रहा है, लेकिन कोशिश कीजिएगा सभी बच्चे तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग सही विकल्प की। बच्चों ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या है? गलत है। बी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, और डी भी बच्चों आपका यहाँ पर लगभग पूर्ण रूप से गलत है। साइटोलॉजी के अंदर हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, यही सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है, देखिएगा सभी बच्चे। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? देखिएगा, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, और मानव के अंदर कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने की, और जीवित कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने की? ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है, तीनों को आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि तीनों ही आपकी परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। पहला देखिएगा, पहला आपके पास है हर्बर्ट स्पेंसर, एक चार्ल्स डार्विन है आपके पास, एक है अल्बर्ट आइंस्टीन, और एक आपको दिया गया रॉबर्ट हुक। चलिए, मानव शरीर में कोशिका की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को अब अपने आंसर सबमिट करा देने हैं, बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों को इसमें नहीं लगाना है। जो बच्चे सेशन के साथ लाइव जुड़े हैं उनको वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि आज की जो क्लास है ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, बहुत ही उपयोगी होने वाली है। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं एक सही विकल्प की। तो बच्चों ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी अल्बर्ट आइंस्टाइन ये भी आपका गलत है। अगर मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज की बात करते हैं तो ये खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, और कब की गई थी? 1665 में। आपको सन भी ध्यान रखना है और कैंडिडेट भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज की, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही, लेकिन सबसे पहले उन लोगों ने खोज किसके अंदर की थी? प्याज की झिल्ली के अंदर, पतली कार्क के टुकड़े पर, एक है तालाब के जल में, और एक डी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहले कोशिका की खोज की गई थी। जब उनके द्वारा ये खोज की गई तो इलेक्ट्रोस्कोप से सबसे पहले उन्होंने एक डेड सेल को ढूंढा था, और वो जो डेड सेल है वो किसकी थी? प्याज की झिल्ली में थी, पतली कार्क में थी, या तालाब के जल में थी। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा सभी बच्चे। चलिए बच्चों, बात करते हैं सही विकल्प की। आपके पास 4 विकल्प मौजूद थे, तो ए आपका बच्चों यहाँ पर गलत है, और तालाब के जल में ये भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। पतली कार्क के टुकड़े में एक डेड सेल की खोज पौधों के अंदर जो है रॉबर्ट हुक ने की थी, यही आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की। अगर हम डेड सेल की बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक ने खोज की थी और पादप के अंदर की थी, लेकिन यदि हम एक जीवित कोशिका की बात करते हैं तो उसकी खोज सबसे पहले ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिका की खोज की, और ये खोज उसने जब की थी तो किस में की थी? तालाब के जल में, सागर के जल में, मिट्टी में, या फिर मानव के शरीर में। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। ल्यूवेनहॉक के द्वारा ही जीवित कोशिका की खोज की गई थी, और ये जो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी बच्चों, ये तालाब के जल में की गई थी, सागर के जल में, मिट्टी में, या फिर मानव शरीर में। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों, तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कराइएगा। हम बात कर लेते हैं सही विकल्प की बच्चों। ए आपका यहाँ पर ए है, बी है, सी है और डी है। देखिएगा बच्चों, डी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है बच्चों, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। ल्यूवेनहॉक के द्वारा ही जीवित कोशिका की खोज की गई थी, और सबसे पहले इनके द्वारा ये खोज तालाब के जल में की गई थी। वहीं पर इनके द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई थी, और बैक्टीरिया की सहायता से ही
इन्होंने क्या किया था, एक जीवित कोशिका की खोज की थी। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? आज के समय में अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, जिसकी अभी तक खोज की जा चुकी है? एक बच्चों देखिएगा, यूकैरियोटिक कोशिका, एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक है माइकोप्लाज्म की कोशिका, एक आपको दिया गया शुतुरमुर्ग अंडा कोशिका। चलिए थोड़े से विकल्प भी जो है एग्जामिनर के द्वारा इतने अच्छे नहीं बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी चलो, आपके पास माइकोप्लाज्मा है, शुतुरमुर्ग है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, एक यूकैरियोटिक कोशिका है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और साथ ही साथ डिमांडेड भी है। सबसे बड़ी जो कोशिका है बच्चों वो कौन सी होती है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर एकदम सही विकल्प की। तो सही विकल्प देखिएगा बच्चों, ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या है, गलत है। और बात यदि हम करते हैं बच्चों बी की, तो ये भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। माइकोप्लाज्मा ये भी आपका गलत है बच्चों। शुतुरमुर्ग का अंडा यहाँ पर बिल्कुल एकदम राइट आंसर है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है और सबसे बड़ी किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है, आगे इन फ्यूचरली आपको किसी भी परीक्षा के अंदर ये चीज़ काम आने वाली है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है और 16 क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? कोशिका जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? एक आपको दिया गया एमजे स्लीडन और थियोडोर स्वान, एक आपको दिया गया लेमार्क, एक ट्रेवेरेनस दिया गया है, एक आपको आर.एच. व्हिटेकर दिया गया है, एक स्टेनले हॉल दिया गया है। चलिए आपके पास बच्चों 4 विकल्प हैं। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था ये आप लोगों को बताना है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की, लेकिन जो कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? चलिए तेजी से बच्चे आंसर सबमिट कराएंगे। 4 सेकंड का बच्चों आपको जो समय दिया गया था आई थिंक वो कंप्लीट हो चुका है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक सही विकल्प की। तो बच्चों यहाँ पर आपका बी विकल्प पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है, साथ ही साथ आर.एच. व्हिटेकर और स्टेनले हॉल ये दोनों भी आपका गलत है। तो आपको ध्यान रखना है स्लाइडेन, थोड़ा सा टाइपिंग में भी मिस्टेक है, स्लाइडेन और स्वान ये आपको ध्यान रखना है, बाकी चीज़ों को छोड़ देना है। ठीक है, कोशिका का देखो, कोशिका से लगभग 5 वैज्ञानिकों के नाम जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है खोज रॉबर्ट हुक ने, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने। हम सीक्वेंस के तरीके से बढ़ रहे हैं और कोशिका सिद्धांत तीसरे चरण में आता है। तीसरा चरण ये किसके द्वारा दिया गया था? स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान, ये ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चों, अब हम बात कर रहे थे बच्चों 4 वैज्ञानिक आपके जो हो चुके हैं, अब 5वां जो वैज्ञानिक है वो इसके अंदर आपका कवर होने वाला है। किसने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया है और यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। देखिए कोशिका विभाजन, देखो मोस्टली हम बेसिकली एक ही बात करने वाले हैं। जो कोशिका विभाजन है ये किसके द्वारा बताया गया है? प्रत्येक कोशिका का निर्माण अपने से पहले की किसी कोशिका से ही होता है, यानी कि कोशिका विभाजन के बारे में इनके द्वारा ये रिसर्च की गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी बच्चों? टी स्वान, एक है एम स्लीडन, एक आपको दिया गया पुरकिंजे, एक आपको दिया गया रुडोल्फ विर्चो। विर्चाओ भी मिलेगा आपको कुछ बुक में, कुछ जगह आपको विर्चो भी लिखने के लिए मिल सकता है। चलिए, कोशिका सिद्धांत में सुधार किया, कोशिका सिद्धांत को लेकर आगे बढ़े और आगे इन लोगों ने क्या बताया कि जो कोशिकाएं हैं वे विभाज्य होती हैं, प्रत्येक सेल्स का निर्माण अपने से पहले की ही किसी सेल से होता है। ये किसके द्वारा बताया गया है? तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों तेजी के साथ बताइएगा। बच्चों ए विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है और सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। रुडोल्फ विर्चाओ के द्वारा ये बताया गया है कि कोशिका का विभाजन संभव है, एक ही कोशिका से ही दूसरी कोशिका का निर्माण होता है। यही बात हम लोगों को ध्यान रख लेनी है। चलिए हम अपनी क्लास को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? देखिएगा यहाँ पर 4 जीव आपको दिए गए हैं, एक जीव इनमें से ऐसा है जिनके ऊपर कोशिका का सिद्धांत लागू नहीं होता है, वही आपको फाइंड करना है। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक और पौधे। जो हमारी सेल थ्योरी है बच्चों
वो निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होती है, ये आप लोगों को बता देना है। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। 4 सेकंड का बच्चों जो नियमित समय था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। बात कर लेते हैं हम लोग सही विकल्प की यहाँ पर। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा बच्चों, ए विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या है, लगभग ये आपका पूर्ण रूप से गलत है। सी भी आपका यहाँ पर गलत है, डी भी आपका गलत है। आज तक वायरस की कंप्लीट स्टडी नहीं हो पाई है, तो इसीलिए वायरस को सेल थ्योरी से बाहर रखा गया है, क्योंकि इसका आज तक कोई भी वैज्ञानिक पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं कर चुका है और इसी के ऊपर सेल थ्योरी को कभी भी लागू नहीं किया जाता है। इसलिए बी विकल्प आपका यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है। चलिए बच्चा बात कर लेते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है। देखिएगा, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसके अंदर कोशिका का कौन सा भाग मौजूद नहीं होता है। एक आपको दिया गया राइबोसोम्स, एक है कोशिका झिल्ली, एक आपको दिया गया है केंद्रक, एक आपको दिया गया डीएनए। यदि देखो कोशिका बच्चों 2 प्रकार की होती है, एक आपकी यूकैरियोटिक होती है, एक प्रोकैरियोटिक होती है। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, यदि इनके अंदर आपको अंतर पता है, डिफरेंस पता है, तो उसी के आधार पर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। ठीक है, चलिए जिनको जानकारी नहीं है उनको भी क्लास को ध्यान से देखना है। जो बच्चे जानते हैं उनके द्वारा आंसर सबमिट किए जा रहे हैं, बाकी सभी बच्चे भी तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए सही विकल्प की हम बात कर लेते हैं। जिन बच्चों को जानकारी नहीं है वो ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। ए विकल्प बच्चों आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, और डी डीएनए ये भी आपका गलत है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर बच्चों कभी भी केंद्रक नहीं होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत उसी की कैटेगरी में आने वाला है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उसके लिए एक सेपरेट जो है जंतु वर्ग बनाया गया है। उस जंतु वर्ग का नाम बच्चों क्या है, कवक है, एनिमेलिया है, प्रोटिस्टा है, एक है मोनेरा है। आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में जीवों का वर्गीकरण किया है। वो वर्गीकरण उन्होंने 5 जगह रखा हुआ है। उन 5 में से एक वर्गीकरण ऐसा है जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को रखा गया है। 4 वर्ग ऐसे हैं जिनके अंदर बच्चों यूकैरियोटिक कोशिकाओं को रखा जाता है। 5वां अगर बात करते हैं तो 5वां वर्ग बच्चों यहाँ पर पादप है, जो 4 ऑप्शन के बाद नहीं दिया गया है, लेकिन फिलहाल आपको यही बताना है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं उनको हम लोग कौन सी कैटेगरी में रखते हैं। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम सही विकल्प की। तो बच्चों ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी आपका पूर्ण रूप से गलत है, और सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। जो माइक्रो जीव होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उन सभी को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की कैटेगरी में रखते हैं, और उन सभी की जो ग्रुपिंग है, उनका जो वर्ग है बच्चों, उसका नाम क्या है, मोनेरा है। ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। जितने भी नीले हरे शैवाल हैं, जितने भी जीवाणु हैं, उन सभी को हम मोनेरा वर्ग में रखते हैं। उसका कारण बच्चों यही है कि उनके अंदर जो पाई जाने वाली सेल्स है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। इसलिए यहाँ पर डी विकल्प आपका पूर्ण रूप से सही है। चलिए बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की। यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है। एक है माइटोकॉन्ड्रिया में, एक सेंट्रियोल्स में, एक राइबोसोम्स में, एक न्यूक्लियस में यानी कि नाभिक में। चलिए केंद्रक भी बोल सकते हैं, नाभिक भी बोल सकते हैं, और न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। चलिए यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं बच्चों, उसके अंदर जो आरएनए होता है उसका संश्लेषण कोशिका के कौन से भाग में होता है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग एक सही विकल्प की। यहाँ पर ये आपका बच्चों यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ बी भी आपका पूर्ण रूप से यहाँ पर गलत है, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। अगर हम बात करते हैं बच्चों यूकैरियोटिक कोशिका के आरएनए के संश्लेषण की, तो ये संश्लेषण बच्चों कहाँ पर होता है, ये आपका न्यूक्लियस में होता है, यानी कि नाभिक में होता है, केंद्रक में होता है। यही आप सभी को ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चों बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में।
यूकैरियोटिक सेल्स में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? जो प्लाज्मा झिल्ली है बच्चों वो किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड से बनी होती है, लिपोप्रोटीन से बनी होती है, फास्फोलिपोप्रोटीन दोनों से यानी कि बनी होती है, एक आपको दिया गया फास्फोप्रोटीन से बनी होती है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो प्लाज्मा झिल्ली बच्चों पाई जाती है वो कौन से पदार्थ की बनी होती है? फास्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन, फास्फोलिपोप्रोटीन, एक आपको दिया गया फास्फोप्रोटीन। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगाना है, बहुत ही आसान और डिमांडेड क्वेश्चन है। सभी बच्चे जो है अपने आंसर तेजी के साथ सबमिट कराएंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पर सही विकल्प की। तो डी आपका जो है पूर्ण रूप से यहाँ पर गलत है, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ बच्चों बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। फास्फोलिपिड यहाँ पर आपका एकदम राइट आंसर है, यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 की। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती हैं वे यूकैरियोटिक कोशिकाओं से भिन्न होती हैं, उसका कारण क्या है? एक कारण इसमें बच्चों बताया गया है अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति, एक है क्रोमोसोम, एक आपको दिया गया है फ्लैजेला के 9+2 की संरचना, एक डीएनए प्रोटीन का जुड़वा होना। चलिए चलिए बच्चों सबमिट कराइएगा आंसर। अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर एक मुख्य रूप से भिन्नता होती है, उस भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? आपके पास 4 विकल्प हैं। तेजी के साथ आप लोगों को अब अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिएगा सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे तेजी के साथ, और किसी भी स्टूडेंट को 4 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगाना है। नियमित 4 सेकंड के अंदर ही आप लोगों को अब अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक सही विकल्प की। आपके पास 4 विकल्प मौजूद हैं, एक सही विकल्प का आप लोगों को यहाँ पर चुनाव कर लेना है। डी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक कोशिका से भिन्न होती है, उसका रीजन ये है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनके अंदर अस्पष्ट जो प्लाज्मा झिल्ली है वो अनुपस्थित होती है, इसी के कारण वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं से भिन्न होती है। ये बात आप लोगों को समझ जानी चाहिए, ध्यान रख लेनी चाहिए। आगामी परीक्षाओं में ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। चलिए बच्चा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं बच्चों उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, 3 क्वालिटीज़ यहाँ पर हमारे लिए मौजूद है। एक ऐसा है जो उसकी क्वालिटीज़ नहीं है, ये आप लोगों को बता देना है, ठीक है। एक तो ये बताया गया है कि न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित होता है, एक आपको बताया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, एक आपको बताया गया परमाणु झिल्ली मौजूद होती है जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं, एक आपको डी दिया गया है पादप कोशिकाएं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। आपके पास बच्चों 4 विशेषताएं हैं, एक विशेषता ऐसी है जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता नहीं है, यही आप लोगों को थोड़ा सा समझना है और अपने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चों तेजी के साथ आप अपनी क्लास को आगे बढ़ाइएगा और फिर हम लोग बात करने वाले हैं एक राइट विकल्प की। चलिए राइट विकल्प आपके पास लगभग यहाँ पर मौजूद है। आप देखिएगा बच्चों पहली बात भी सही है क्योंकि यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर नाभिक होता है, तो पहली बात आपकी सही है। ये सभी कोशिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया से श्वसन करती हैं, ये बात भी सही है। और इनके अंदर जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो आपकी मौजूद होती है, ये भी सही है। लेकिन ये ध्यान रखना है जो पादप कोशिकाएं हैं उनके अंदर सदैव क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसकी वजह से ही पौधों का रंग हरा होता है। अनुपस्थित वाली जो बात है बच्चों ये गलत है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो डी विकल्प है ये आपका इन 3 के कंपेयर में बिल्कुल अलग है। अब हम लोगों को निगेटिवली ट्रू बताना है तो उस हिसाब से आपको क्या आंसर देना है बच्चों? डी पेपर के अंदर आप लोगों को आंसर देना होगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की। निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है? चलिए देखिएगा सभी बच्चे जो पादप कोशिकाएं होती है उनका ऐसा कौन सा भाग है बच्चों जो चयनात्मक पारगम्य होता है? चलिए पारगम्य का मतलब आप लोगों को समझना है।
कि ट्रांसपेरेंट जो होता है उसको हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पारगम्य कह रहे हैं। तो यही आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। पारगम्य का मतलब ट्रांसपेरेंट, ठीक है। चयनात्मक का मतलब एक तरीके से हाफ ट्रांसपेरेंट हम यहाँ पर बोल सकते हैं। एक आपके पास है कोशिका भित्ति, एक है कोशिका झिल्ली, एक है कोशिका द्रव्य और एक बच्चों आपको दिया गया है केंद्रक। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं के अंदर किस प्रकार का चयनात्मक पारगम्य होता है? कौन सा भाग कोशिका का हाफ ट्रांसपेरेंट होता है? ये आप लोगों को तेजी से बता देना है। चलिए तो बच्चों बात करते हैं हम लोग सही विकल्प की, क्योंकि 4 सेकंड एक बहुत माइनर सा समय है, ये आपका निकल चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं राइट आंसर की तरफ। कीबोर्ड के ऊपर अपनी उंगलियों को तेज चलाइएगा, तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कीजिएगा, ठीक है। जब आप व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हो उस स्पीड से जो आपकी फिंगर चलती है वो आपकी लाइव क्लास के अंदर भी चलनी चाहिए, ठीक है। आई होप दैट कि सभी बच्चे कोऑपरेट करेंगे, अपने अपने आंसर तेजी के साथ सबमिट कराएंगे। चलिए बात करते हैं सही आंसर की बच्चों। ए आपका पूर्ण रूप से क्या है, गलत है। डी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। कोशिका झिल्ली यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, सही हो जाता है। यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? अगर हम कोशिका झिल्ली की बात करते हैं तो उसकी प्रवृत्ति क्या है? एक है बच्चों पारगम्य, एक है अर्ध पारगम्य, एक है गैर पारगम्य, एक है स्वतंत्र पारगम्य। जो कोशिका झिल्ली होती है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? देखिएगा बच्चों, जो कोशिका होती है उसके अंदर एक प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, जिसको हमने अभी क्वेश्चन नंबर 25 में पढ़ा है कि हाफ ट्रांसपेरेंट होती है। तो उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, वही क्वेश्चन अलग फॉर्म में पूछा गया है। लगभग 25 और 26 जो क्वेश्चन है वो लगभग आपके पूर्ण रूप से सेम है। पारगम्य होती है, पारगम्य का मतलब फुल ट्रांसपेरेंट होती है। अर्ध पारगम्य का मतलब हाफ ट्रांसपेरेंट होती है। गैर पारगम्य का मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, नॉन ट्रांसपेरेंट है। एक है स्वतंत्र पारगम्य है। चलिए बच्चों तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। अगर आप इतने सी भी सेंस नहीं लगा पाओगे, अभी अभी हम लोगों ने 25 को पढ़ा है और जस्ट 2 से 3 सेकंड के अंदर हम बच्चों बात कर रहे हैं 26 की। दोनों क्वेश्चन सेम है, तो आंसर देने में आपको क्या प्रॉब्लम है? तेजी के साथ आंसर दीजिएगा। बात करते हैं राइट विकल्प की, तो ए आपका बच्चों यहाँ पर गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। जो कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली होती है बच्चों वो हाफ ट्रांसपेरेंट होती है, अर्ध पारगम्य होती है। यही आपको ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपका डिस्प्ले के आप पर आ चुका है। ये भी आपका प्लाज्मा झिल्ली को लेकर ही है। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो आपकी पारगम्य झिल्ली भी कही जाती है, और पारगम्य का मतलब होता है फुल ट्रांसपेरेंट। लेकिन यहाँ पर आपको एक शब्द जोड़ लेना है, चयनात्मक या अर्ध पारगम्य। यहीं से आप जो चीज़ है वो क्लियर समझ पाओगे। तो अभी फिलहाल छोड़िएगा सारी बात, बस ये आपको बताना है कि प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के अंदर किसकी बनी होती है। एक आपको दिया गया है प्रोटीन, एक आपको दिया गया है लिपिड, एक आपको दिया गया है कार्बोहाइड्रेट्स, एक आपको बच्चों डी दिया गया है, ए व बी दोनों। तेजी के साथ सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। बहुत ही अच्छा और डिमांडेड क्वेश्चन है। यदि आपने पिछले 2-3 क्वेश्चन ध्यान से पढ़े होंगे तो कोशिका का एक भाग होता है प्लाज्मा झिल्ली, उसके बारे में आपको सब चीज़ यहाँ पर कंफर्म हो जानी है, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? सभी बच्चे तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक सही आंसर की। तो बच्चों जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, साथ ही साथ लिपिड की भी बनी होती है। तो सी आपका यहाँ पर बच्चों पूर्ण रूप से गलत हो जाता है। यदि हम बात करते हैं ए बी दोनों ही सही हैं तो पेपर के अंदर हम लोगों को क्या आंसर देना होगा? डी देना होगा। ए व बी दोनों ही सही हैं। रीज़न ये है आपका बेसिकली कि जो प्लाज्मा झिल्ली है बच्चों वो प्रोटीन और लिपिड दोनों की ही बनी होती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। चलिए 28 देखिएगा सभी बच्चे। कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? जो हमारे पास बॉडी के अंदर कोशिका है, कोशिका के अंदर ऐसा कौन सा पदार्थ है जो, या भाग भी आप बोल सकते हो, कोशिका का ऐसा कौन सा भाग है जो किसी भी पदार्थ को कोशिका के अंदर और बाहर जाने की अनुमति देता है? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। कोशिका के जो भाग हैं आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसी के बेसिस पे आप लोगों को यहाँ पर आंसर देना है।
एक विकल्प आपके पास है बच्चों कोशिका द्रव्य, एक है जीव द्रव्य, एक आपके पास है कोशिका भित्ति और एक आपके पास है प्लाज्मा झिल्ली। जो हमारी सेल्स होती है उसके अंदर लगभग सभी पदार्थ पाए जाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, उन सभी पदार्थ को सेल से बाहर जाने की अनुमति और किसी भी पदार्थ को बाहर से अंदर आने की जो अनुमति है वो कोशिका का कौन सा भाग देता है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने अपने आंसर सबमिट कराएंगे, बहुत ज़्यादा समय आप लोग नहीं लगाओगे। चलिए बच्चों बात करते हैं यहाँ पर हम लोग एकदम सही विकल्प की। तो बात कीजिएगा बच्चों, ए विकल्प आपका यहाँ पर लगभग पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है बच्चों। सी कोशिका भित्ति ये भी आपका पूर्ण रूप से गलत है क्योंकि ये तो बिल्कुल बाहर की साइड होता है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली ही हमारी कोशिका के अंदर जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, जो लिपिड है उनको कोशिका से बाहर जाने की अनुमति देता है और जो हम खाते हैं यदि उससे हम लोगों को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स जो प्राप्त हो रहा है उसको सेल्स के अंदर जाने की परमिशन देता है। चलिए बात करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 भी आपका काफ़ी अच्छा है, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, किसके कारण होता है ये सब? जीव द्रव्य कुंचन के द्वारा होता है, अवसादन के द्वारा होता है, विषण के द्वारा होता है, स्वेदन के द्वारा होता है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने अपने आंसर सबमिट कराएंगे। फैक्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोगों को डायरेक्ट ही याद करना पड़ेगा। जो हमारे अंदर कोशिका झिल्ली है वो सभी पदार्थों को अंदर आने जाने की जो परमिशन देता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? 4 विकल्प आपके पास मौजूद हैं बच्चों। एक लिमिटेड समय आपको 4 सेकंड दिया गया है, ये भी आपका काफ़ी है और इसी के अंदर आप लोग जो है अपने आंसर सबमिट कराओगे। चलिए बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। तो ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से बच्चों यहाँ पर गलत है, साथ ही साथ डी भी बच्चों आपका पूर्ण रूप से गलत है। इस प्रक्रिया को विसरण कहा जाता है और यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चा बात करते हैं आज की क्लास के आखिरी क्वेश्चन का, और जो हमारा टारगेट था क्वेश्चन नंबर 30 तक का वो लगभग हमारा कंप्लीट होने वाला है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और डेली रात्रि 9 बजे लाइव आपको जरूर आना है। चलिए बच्चे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है? 4 चीज़ें आपको दी गई है। एक चीज़ ऐसी है जो प्रत्येक कोशिका में नहीं पाई जाती है, वही आप लोगों को फाइंड आउट कर लेनी है। एक आपको दिया गया बच्चों कोशिका भित्ति, एक प्लाज्मा झिल्ली, एक केंद्रक, एक आपको दिया गया कोशिका द्रव्य। सभी जीवों के अंदर कोशिका के जो भाग हैं वे पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से एक भाग ऐसा है जो सभी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, वही आप लोगों को फाइंड आउट कर लेना है। चलिए बच्चों तेजी के साथ आप अपनी क्लास को आगे बढ़ाइएगा। चलिए अरे भाई सभी बच्चों को आंसर देना है, आखिरी सवाल है, सभी बच्चे आंसर देंगे और क्लास को एग्जिट करने से पहले एक वंदे मातरम का जयकारा भी लगाएंगे। चलिए बच्चे बात कर लेते हैं एकदम सही विकल्प की। तो डी बच्चों आपका यहाँ पर गलत है, सी भी आपका गलत है, बी प्लाज्मा भी गलत है, कोशिका भित्ति यहाँ पर आपका सही है। उसका रीज़न ये है कि जो कोशिका भित्ति है बच्चों ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ये सभी के अंदर नहीं पाया जाता है। निगेटिवली ट्रू आपको बताना था, उस लिहाज से ये आपका सही है। ये ध्यान रखना है कि लाइसोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और कोशिका भित्ति ये केवल आपका पादप कोशिका में पाया जाता है। इस चीज़ को सभी बच्चे थोड़ा सा समझेंगे और चीज़ों को ध्यान रखेंगे। आज की क्लास बच्चों आपकी ख़त्म हो चुकी है। कोई भी बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ आपकी जो भी एडवाइस है, आपका जो भी फीडबैक है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में सबमिट कराना है। वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर लेना है। डेली रात्रि 9 बजे लाइव आप सभी को आना है। आज की क्लास आपकी लगभग ख़त्म हो चुकी है। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि।